गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ऐप पर आपका स्वागत है। तो चैप्टर नंबर 3 सिंचाई पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने कल पढ़ा था सिंचाई मतलब फसलों के लिए सिंचाई के समय का निर्धारण, जिस पर दो आधार देखे थे अपन ने, एक तो पौधों के आधार पर और एक मृदा नमी के आधार पर। आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है फसल के लिए जल की मात्रा की आवश्यकता। ये इसी को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं जल मांग। तो देखो, जल मांग नाम से पता चल रहा है कि फसल की जल मांग या फसल के लिए जल की मात्रा की आवश्यकता क्या है। तो अलग अलग फसलों की जल मांग अलग अलग होती है, ठीक है। और ये जल मांग भी विभिन्न कारकों पर डिपेंड करती है, जैसे भूमि की किस्म, फसल का प्रकार, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम फसल के लिए या शॉर्ट में लिखते हैं फसल की जल मांग विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जो निम्न प्रकार है। जैसे कि नंबर 1, भूमि की किस्म, कि भूमि किस टाइप की है। एक जो वहां का जो पर्यावरण है, वातावरण है, वो कैसा है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे फसल की किस्म, बुआई का समय। नंबर 3, बुआई का समय। और नंबर 4 जो कारक है वह है जलवायु, कि वहाँ का जो जहाँ पर अपन ने फसल की बुआई की है वहाँ का क्लाइमेट किस प्रकार का है, ठीक है। तो फसल की जो मांग है, फसल की यहाँ लिखेंगे जल मांग। विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। तो विभिन्न कारक कौन कौन से हैं? भूमि की किस्म, फसल की किस्म और बुआई का समय और जलवायु, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अलग अलग फसलों की जल मांग अलग अलग होती है, जो निम्न सारणी से स्पष्ट है। तो टेबल बनाएंगे, इधर तो फसल का नाम और इधर लिखेंगे जल मांग। ये किसमें है? एमएम में। यहां ले लेते हैं क्रम संख्या, ठीक है। तो देखो, नंबर 1, धान की जो जल मांग होती है वो होती है बच्चों 900 से
2500 mm। ठीक है। नंबर 2 पे है अपने गेहूं 450 से 650 mm। तीसरी फसल है गन्ना 1500 से 2500 mm। आलू, तो ये जल मांग पूछ ली जाती है 1 नंबर के क्वेश्चन में। आलू की जल मांग होती है बच्चों 500 से 700 mm। अब इधर देखते हैं वही क्रम संख्या जो चल रही है, फसल और जल मांग। तो 5वीं फसल है जिसकी जल मांग है मूंगफली की 500 से 700। मूंगफली की जो जल मांग है वो होती है 500 से 700 mm। नेक्स्ट कपास जिसकी जल मांग होती है 700 से 1300 mm। ठीक है। और नेक्स्ट सोयाबीन जो भी अपन ने खेतों में बुआई कर रखी है उसकी जल मांग होती है 450 से 700 mm। सोयाबीन 450 से 700 mm। और लास्ट है मक्का, तो मक्का की जल मांग होती है 500 से 800 mm। ठीक है। तो ये थी विभिन्न फसलों की जल मांग। ठीक है। तो देखो फसल के लिए जल की मात्रा की आवश्यकता या जल मांग। ठीक है। अर्थात नाम से पता लग रहा है कि फसल के लिए कितनी जल की मात्रा की आवश्यकता होती है या फसल की जल मांग क्या होती है। ठीक है। तो अलग अलग फसलों की जल मांग अलग अलग होती है जो हमने निम्न सारणी इस सारणी के द्वारा देखा यहाँ पर। और जो फसल की जल मांग है ये विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। वो कारक कौन कौन से? एक तो भूमि की किस्म कि भूमि किस प्रकार की है, जिस भूमि में जिस मृदा में हमने फसल की बुआई की है वो किस प्रकार की है, इसके ऊपर भी फसल की जल मांग डिपेंड करती है। अगर रेतीली मृदा है तो वहाँ पर अधिक सिंचाई की आवश्यकता होगी, और अगर दोमट मृदा है, काली मृदा है, तो वहाँ पर कम सिंचाई की आवश्यकता होगी। दूसरा है फसल की किस्म, जैसे कि आप सभी जानते हो जैसे गेहूं की फसल है उसमें अधिक जल की आवश्यकता होती है, और इससे भी ज़्यादा अगर धान की फसल हमने बोई है तो उसमें धान की जल मांग गेहूं से भी ज़्यादा होती है। ठीक है। बुआई का समय, भाई देरी से बुआई, समय पर बुआई, और एक जल्दी बुआई। तो बुआई के समय के ऊपर भी जल मांग डिपेंड करती है, और जहाँ पर हमने फसल की बुआई की है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, जलवायु कैसी है, इसके ऊपर भी फसल की जल मांग डिपेंड करती है। जैसे कि हमने सारणी में धान की जल मांग कितनी होती है? 900 से 2500 mm। गेहूं की 450 से 650 mm। गन्ना की 1500 से 2500 mm। ठीक है। आलू की 500 से 700 mm। मूंगफली की भी 500 से 700 mm। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर आलू और मूंगफली की जो जल मांग है वो कॉमन है, तो यहाँ ध्यान रखना आप, दोनों की एक ही जल मांग है। कपास 700 से 1300, सोयाबीन 450 से 700 mm, और मक्का की 500 से 800 mm जल मांग होती है। ठीक है बच्चों, अब पढ़ेंगे हम सिंचाई की विधियां।
सिंचाई की विधियां। तो सबसे पहली विधि है बच्चों चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि। चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि, इसी को बोलते हैं हम चौकेबार को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों चेक बेसिन। क्या बोलते हैं? चेक बेसिन इरिगेशन मेथड। चेक बेसिन इरिगेशन मेथड। ठीक है, तो क्या होता है चौकेबार या द्रोणी सिंचाई विधि? देखो, जैसे आपने देखा होगा धान की खेती होते हुए देखा होगा, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले खेत को समतल करते हैं, ठीक है, और समतल करने के बाद में संपूर्ण खेत को वर्गाकार जो भी फिक्स नाप होता है उसके अकॉर्डिंग वर्गाकार या आयताकार क्यारियों में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, और इन क्यारियों में जल के प्रवाह हेतु ढलान के अनुसार नालियां बना दी जाती है। तो ये चौकेबार या द्रोणी सिंचाई विधि। तो जो वर्गाकार या आयताकार क्यारियां हमने पूरे खेत में बनाई है, उन वर्गाकार या आयताकार क्यारियों को हम क्या कहते हैं? चौकेबार या चेक बेसिन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, तो खेतों में सिंचाई के लिए सर्वाधिक प्रचलित विधि है सबसे पहले देख लेते हैं इस विधि में खेत का समतलीकरण करके खेत का समतलीकरण करके उसे, तो देखते हैं बच्चों पॉइंट टू पॉइंट इस विधि के बारे में। सबसे पहला पॉइंट तो है इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले खेत का समतलीकरण करके उसे वर्गाकार या आयताकार क्यारियों में विभाजित कर दिया जाता है। किन क्यारियों को जो वर्गाकार या आयताकार क्यारियां बनाई है, इन क्यारियों को चौकेबार या चेक बेसिन कहते हैं। ठीक है, सेकंड बिंदु है बच्चों इसमें खेत के इन क्यारियों में
इन क्यारियों में खेत के ढलान के अनुसार, किसके अनुसार? खेत के ढलान के अनुसार जल प्रवाह हेतु सिंचाई नालियां बनाई जाती है। जल प्रवाह हेतु सिंचाई नालियां बनाई जाती है और प्रत्येक चौकेबार में आवश्यकता अनुसार पानी भरा जाता है और प्रत्येक चौकेबार में आवश्यकता अनुसार पानी भरा जाता है। ठीक है, तो ये थे इस विधि के 2 पॉइंट, जिसमें पहला बिंदु है अपना कि इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले खेत का समतलीकरण करके उसे वर्गाकार या आयताकार क्यारियों में विभाजित कर दिया जाता है। इन क्यारियों को हम क्या कहते हैं? चौकेबार या चेक बेसिन कहते हैं। इन क्यारियों में खेत के ढलान के अनुसार जल के प्रवाह हेतु सिंचाई नालियां बनाई जाती है और इन सिंचाई नालियों के माध्यम से प्रत्येक चौकेबार में आवश्यकता अनुसार पानी भरा जाता है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आएगा, इसमें इसके लाभ क्या है। तो जो पहला लाभ है कि इस विधि में समतल भूमि, या पहला लाभ इसे लिख लेते हैं, समतल भूमि में अनियंत्रित आप्लवन विधि। देखो, अनियंत्रित आप्लवन विधि क्या होती है? जैसे मान लो अपना खेत है और उस खेत को पड़ने से छोटी छोटी क्यारी में विभाजित नहीं किया और पूरे खेत में से पानी छोड़ दिया। ठीक है, और पूरा खेत, जब तक पूरा खेत नहीं भर जाएगा तब तक उसमें पानी जाता रहेगा, तो उससे क्या है? पानी की व्यर्थ बर्बादी होगी। तो इस विधि से क्या फायदा है कि समतल भूमि में अनियंत्रित आप्लवन विधि की अपेक्षा अधिक जल उपयोग दक्षता प्राप्त की जाती है। जल उपयोग दक्षता प्राप्त की जाती है। दूसरा जो बेनिफिट है वो है अपवाह व अंतःस्त्रवण जैसी समस्याओं में कमी आती है। अपवाह व अंतःस्त्रवण जैसी समस्याओं में कमी आती है। और जो तीसरा जो बेनिफिट है वो है खेत में जल का वितरण समान होता है। खेत में जल का वितरण समान होता है। और जो चौथा फायदा है यह सरल विधि है, यानी कि इसको अनपढ़ किसान भी अपना सकता है। सबसे सिंपल मेथड है सिंचाई का। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है इस विधि में इसकी लिमिट्स क्या क्या है, क्या क्या सीमाएं हैं,
तो जो पहली लिमिट है वो है बच्चों, खेत में देखो, खेत में जो जल के प्रवाह हेतु जो नालियां बनाई जाती है, उन नालियों के निर्माण में खेत का एक बड़ा भाग बुआई के काम नहीं आ पाता है। ठीक है, तो पहली जो सीमा है वो है खेत में पानी के प्रवाह हेतु बनाई गई नालियों से खेत में पानी के प्रवाह हेतु बनाई गई नालियों से खेत का बड़ा भाग बुआई के काम नहीं आ पाता है। यानी कि खेत का जो अधिकांश भाग है वह खर्च हो जाता है नालियों के निर्माण में, और नालियों से खेत में मशीनों के उपयोग में नालियों से खेत में एक तो मशीनों के उपयोग में भी समस्या आती है और एक निराई गुड़ाई में भी समस्या आती है। मशीनों के उपयोग एवं निराई गुड़ाई में समस्या आती है। ठीक है, और जो तीसरी लिमिट है, पृष्ठीय जल निकास बाधित होता है। और ये लिख लेते हैं चौथा, खेत की तैयारी में अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है, जिससे क्या है अधिक पैसा खर्च होता है। खेत की तैयारी में अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो ये थी बच्चों चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि। ठीक है, कि देखते हैं एक बार और रिपीट करते हैं कि इस विधि के अंतर्गत, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, पहले वे क्या करते हैं, सर्वप्रथम खेत का समतलीकरण किया जाता है। इसके पश्चात क्या करते हैं, संपूर्ण खेत को वर्गाकार या आयताकार क्यारियों में विभाजित कर दिया जाता है, और इन्हीं वर्गाकार या आयताकार क्यारियों को चौकेबार या चेक बेसिन कहते हैं। और इन क्यारियों में खेत के ढलान के अनुसार जल के प्रवाह हेतु सिंचाई नालियां बनाई जाती है। ठीक है, और प्रत्येक चौकेबार में आवश्यकता अनुसार पानी भरा जाता है। लाभ क्या क्या है इस विधि के? पहला लाभ, समतल भूमि में अनियंत्रित आपलवन विधि की अपेक्षा अधिक जल उपयोग दक्षता प्राप्त की जाती है, यानी कि इसमें पानी की व्यर्थ बर्बादी नहीं होती है। ठीक है, अपवाह व अंतःस्त्रवण जैसी समस्याओं में कमी आती है, यानी कि पानी बहकर बेकार नहीं होता। तीसरा है, खेत में जल का वितरण बिल्कुल समान होता है, कहीं भी कम ज्यादा मात्रा में पानी नहीं पहुंचता है। सीमाएं क्या क्या है? पहली सीमा है कि खेत में पानी की प्रवाहित तो जो नालियां बनाई जाती है, इन नालियों के निर्माण में खेत का अधिकांश भाग काम आ जाता है, अर्थात इस अधिकांश भाग पर हम फसल की बुआई नहीं कर सकते।
सेकंड है, नालियों से खेत में मशीनों के उपयोग में भी समस्या आती है और निराई गुड़ाई में भी समस्या आती है। और पृष्ठीय जल निकास बाधित होता है। अगर खेत का पानी निकालना चाहे तो पहले अपन को जो मेड़ें बनाई है उन मेड़ों को तोड़ना पड़ेगा। और खेत की तैयारी में अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो ये थी बच्चों चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि, इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो इसमें आपको विधि क्या है, क्या क्या लाभ है और क्या क्या इसकी सीमाएं, तीनों के बारे में मैंने 1 बाय 1 बताया। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो नेक्स्ट विधि है जो जिसका नाम है बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि, और एक और बच रही है कुंड सिंचाई विधि और ड्रिप सिस्टम, इन सब विधियों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके।